नमस्कार। अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के प्रथम चैप्टर को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपने को देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं, संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो आज इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले अपन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसको अपन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसको अपन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब बात है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उनको अपन अभिकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अपने अभिकारक हैं, और अभिकारक के मिलने के फलस्वरूप, अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, उनको अपन बोलेंगे उत्पाद। यहाँ पर सी, कार्बन और ऑक्सीजन जो दोनों हैं वो अभिकारक हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो नया पदार्थ बना है वो अपना उत्पाद है। यहाँ से देखिए, समझिए, अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखी है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ पर अभिकारक आपस में मिले और एक नए गुणों वाले, एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण किया है। ये जब अभिकारक आपस में मिल करके नए गुणों वाले पदार्थों का जो निर्माण करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को अपने रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अपन अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलेंगे, और अभिकारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको अपन उत्पाद बोलते हैं। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया के अलावा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण में जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन को प्रतीकों के माध्यम से, रासायनिक परिवर्तन को प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
यहाँ देखिए जैसे अपन लिख रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फिर अपन लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बजाय अगर अपन इनको प्रतीकों के माध्यम से लिखें, जैसे कार्बन को लिखेंगे C, ऑक्सीजन को लिखा O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लिया CO2। जब इनको प्रतीकों के माध्यम से लिखेंगे तो उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। सूत्रों के माध्यम से लिखना या प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना या लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो भी अपने चेंजेस हुए थे, इस रिएक्शन की वजह से जो भी चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस को अगर अपन प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं तो उसको कहेंगे अपने रासायनिक समीकरण। तो अपने जो चैप्टर था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले पढ़ा अपन ने कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसको अपन बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक परिवर्तन जो हुए थे उनको प्रतीकों के माध्यम से अगर अपन प्रदर्शित करते हैं तो उसको अपन बोलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के अपन देखेंगे, एक संतुलित समीकरण, एक असंतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण को अपन दो भागों में बांट लेते हैं, असंतुलित और संतुलित। अपन दो भागों में बांट लेंगे रासायनिक समीकरण को, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। जैसे मैं यहां लिखता हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये असंतुलित समीकरण क्यों है मैं बताऊंगा। उसकी बजाय अगर अपन लिखें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के दो अणु ले लेंगे तो हो जाएगा 2MgO। ये संतुलित समीकरण है। देखिए यहां पर परमाणुओं की संख्या मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के कितने 2 हैं, जबकि यहां पर कितना है 1 ही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे असंतुलित समीकरण। और यहां पर देखिए मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के भी 2, यहां पर भी 2 अणु रहेंगे। जब अपन देखते हैं कि इधर अलग हैं और इधर अलग है, जितने परमाणु इधर हैं उतने के उतने परमाणु अपने उत्पाद के अंदर भी रहेंगे। तो इसको उत्पाद और अभिकारक दोनों के अंदर अगर परमाणु की संख्या अपने समान है तो रहेगा संतुलित समीकरण, और समान नहीं है तो उसको कहेंगे अपन असंतुलित समीकरण। एक बीच में टॉपिक आता है कंकाली समीकरण। ऐसे समीकरण जो असंतुलित समीकरण होते हैं, ऐसे समीकरण जो असंतुलित समीकरण होते हैं उनको कंकाली समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जो असंतुलित समीकरण होते हैं उनको कंकाली समीकरण कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे समीकरण जो असंतुलित होते हैं उनको कंकाली समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इन समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाएगा। समीकरणों को अपने संतुलित किस प्रकार से करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के क्या कोई नियम है क्या, या संतुलित रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला अपने नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जोसेफ एंड प्राउस्ट और लवाइजिए ने इसको दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक और उत्पाद में न तो अभिकार रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान बनता है और न ही
नष्ट होता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जितना अभिकारक के अंदर द्रव्यमान होगा उतना का उतना अभिकारक उत्पाद, उतना का उतना द्रव्यमान उत्पाद में भी रहेगा। यानी कि ये नियम ये कहता है कि द्रव्यमान न तो बनता है न ही नष्ट होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। न तो नए, ऐसा नहीं है कि अभिकारक के अंदर द्रव्यमान कितना ही था और उत्पाद के अंदर द्रव्यमान बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा, परमाणु की संख्या। जितनी परमाणु की संख्या अभिकारक के अंदर है उतनी की उतनी परमाणु की संख्या अपने उत्पाद के अंदर भी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहां अगर अपन लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि परमाणु की संख्या बराबर रहती है। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, जबकि यहाँ कितना है? 1 ही है। तो इसको क्या करेंगे अपन? 2 करेंगे। और ऑक्सीजन की 2 करेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो इस मैग्नीशियम को वापस संतुलित करने के लिए अभिकारक के अंदर मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 2 कर लेंगे। अब ये अपना समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण बन गया। और क्या करते हैं, जैसे रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं तो रासायनिक समीकरण को ये दोनों नियम अपने याद रखने हैं संतुलित करने के नियम में। और चोन के नियमानुसार, यानी कि सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या को व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को व्यवस्थित किया जाएगा और उसके बाद नाइट्रोजन परमाणु की संख्या को व्यवस्थित किया जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो नियम है उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया था? जोसेफ एल प्राउस्ट और लवाइजिए ने, जो ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। दूसरा है परमाणु की संख्या समान रहनी चाहिए। और तीसरा, अगर उसको संतुलित कर रहे हैं तो कैसे संतुलित करेंगे? चोन के नियमानुसार उसको संतुलित करेंगे। इसके आगे अपन देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के अपन प्रकार देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। यह नाम से ही स्पष्ट है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब 2 अभिकारक आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से, संयोजन अभिक्रिया जब 2 पदार्थ, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, A प्लस B, दोनों संयोजन अभिक्रिया यानी जुड़ना, दोनों आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन संयोजन अभिक्रिया। जब पदार्थ आपस में मिल करके एक नए अभिकारक आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण जैसे कोयले का दहन, कोयले एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछा जाता है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन जो कोयला है और इसमें ऑक्सीजन डाल दी, क्या बन गया? CO2। देखिए, संयोजन यानी 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा जल का निर्माण है, इसके अलावा बिना बुझे हुए चूने को बुझे हुए चूने में परिवर्तित होना। इसके अलावा अपन देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन अपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है तो उसको अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अपनी अभिक्रिया है वियोजन। कई जगह आप गठन भी लिखा हुआ होगा। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको अपन वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लो कोई अपना उत्पाद था ए, अभिकारक था ए, टूट गया और दो नए पदार्थ बना दिए तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जब अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कई प्रकार अपन देखेंगे, जिसके अंदर अपन विद्युत अपघटन देखते हैं, प्रकाशीय अपघटन देखते हैं। विद्युत अपघटन किसे कहेंगे? विद्युत अपघटन विद्युत के माध्यम से अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको अपन विद्युत अपघटन कहेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजन होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन या अपघटन एक ही शब्द है दोनों। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अपघटन होगा या वियोजन होगा उसको अपन विद्युत अपघटन बोलते हैं। जैसे अपन उदाहरण लें इसके अंदर, तो अपन जल का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अपन डेली सुबह उठ के पानी गर्म करते ही, तो सुबह उठ के पानी गर्म करते हैं, हीटर या जो भी रॉड वगैरह तुम बोलते हो, तो सुबह उठ के जो पानी गर्म करते हैं वो अपने विद्युत अपघटन का उदाहरण है। जैसे दो अणु जल के हैं, उसके अंदर क्या प्रवाहित किया अपन ने? विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा? H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने विद्युत अपघटन का उदाहरण अपन लिखेंगे। विद्युत अपघटन के अलावा और क्या है? प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन किसे कहेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अपघटन होता है उसको अपन प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। अपन ने देखा था संयोजन अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो वियोजन अभिक्रिया किस टाइप की हो जाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। फिर से
संयोजन अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उसका उदाहरण कौन सा है? श्वसन। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि संयोजन अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का पार्ट है। होता क्या है? वियोजन अभिक्रिया में ऊष्माशोषित अभिक्रिया कैसे होती है? जैसे अपन देख रहे हैं, वियोजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को एनर्जी नष्ट करनी पड़ेगी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग किया जा सकता है, प्रकाश का या विद्युत का। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा नष्ट होती है। ऊष्मा नष्ट होती है तो उसको कहेंगे अपन ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा प्रकार देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा हम देखेंगे द्विविस्थापन। ये दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे अपने संयोजन और वियोजन। संयोजन का मतलब अभिकारक जुड़ेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। वियोजन का मतलब अभिकारक टूटेंगे और दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेंगे। संयोजन में जुड़ते हैं, वियोजन में अभिकारक टूटते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे करेंगे? विस्थापन में होता क्या है? जैसे मान लो दो बंदे हैं, मैं उदाहरण देके समझा देता हूं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील की जगह ले लेंगे। कम क्रियाशील पदार्थ की जगह ले लेते हैं। फिर से विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहेंगे? अधिक क्रियाशील, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ की जगह ले लेते हैं। जैसे मान लो दो AB और C। इसमें मान लो C अधिक क्रियाशील है और B कम क्रियाशील है, तो क्या करेगा? C B की जगह आ जाएगा, C आ जाएगा B की जगह और B को पीछे धकेल देगा, मतलब जगह ले लेगा। जैसे अपन उदाहरण लें, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट को जब अपन देखते हैं तो इन दोनों के अंदर जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है वो रहेगा जिंक। जिंक और कॉपर सल्फेट में जो अपने जो सबसे अधिक क्रियाशील पदार्थ रहेगा वो रहेगा जिंक। और जिंक क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। जिंक और कॉपर सल्फेट, तो यहां देखिए जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो क्या करेगा? अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ की जगह लेगा। अधिक कौन है? जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर है कम, तो आ जाएगा इसकी जगह पे। जब कॉपर की जगह कौन आ जाएगा? जिंक। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को साइड में भेज दिया जाएगा। फिर से देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ की जगह ले लेते हैं। अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ की जगह ले लेते हैं। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक। जिंक जब अधिक क्रियाशील है तो वो किसको हटा देगा? कॉपर को। और जिंक किसकी जगह आ जाएगा? कॉपर की जगह। देखिए यहां पर जिंक कॉपर की जगह आ गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। विस्थापित यानी एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। ये तो था विस्थापन। ये है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा? जैसे दूसरा अपनी जगह आ जाएगा, अपन दूसरे की जगह आ जाएंगे। आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको अपन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए
सोडियम सल्फेट लेते हैं। उदाहरण के लिए किसको लेते हैं, सोडियम सल्फेट, और इसके साथ में बेरियम क्लोराइड। इसके साथ में किसको ले लेंगे, बेरियम क्लोराइड। अब ये आपस में क्या कर लेंगे, आयनों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान, यानी कि सोडियम की जगह बेरियम ले लेगा और बेरियम की जगह कौन ले लेगा, सोडियम। सोडियम की जगह बेरियम और बेरियम की जगह सोडियम ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, सल्फेट अपनी जगह पर ही है और सोडियम की जगह पे कौन आ रहा है, बेरियम। तो क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस इस बेरियम की जगह कौन आ जाएगा, सोडियम। तो अपन लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। होता क्या है, विस्थापन में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील की जगह ले लेते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, आपस में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे कि बेरियम की जगह कौन आ गया, सोडियम, और सोडियम की जगह कौन आ गया, बेरियम। यहां देखिए सोडियम, सोडियम किसकी जगह जा रहा है, बेरियम की जगह क्लोराइड के साथ में, और जो बेरियम था वो किसकी जगह आ रहा है, सोडियम की जगह। तो फिर कहूंगा जब आपस में आयनों का आदान प्रदान कर दिया जाता है तो वहां कौन सी विक्रिया होगी, द्विविस्थापन। और जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील की जगह ले लेगा तो वहां कौन सी हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये थी अपनी अभिक्रियाएं। अब अपन देखते हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। होता क्या है, देखिए उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगी। जब इसमें वृद्धि होगी तो इसमें कमी हो जाएगी, सीधी सी बात है। और इसमें जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन में कमी हो जाएगी, और जब उपचयन में हाइड्रोजन में कमी होती है तो इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि। मुझे लगता है ये चीजें अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में कमी होती है। अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी होती है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो ये थी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा इसी टॉपिक में अपन कुछ चीजें देखते हैं। विकृत गंधिता और संक्षारण क्या है ये? विकृत गंधिता क्या है और संक्षारण क्या है, मैं ऊपर लिख देता हूं। सबसे पहले देखते हैं अपन विकृत गंधिता। अपन ने देखा होगा अक्सर कुरकुरे, नमकीन वगैरह इनके पैकेट आते हैं, उसमें हवा खूब सारी भरी हुई रहती है और अपन ये सोचते हैं कि कंपनियों वाले सिर्फ हवा भर के दे देते हैं, अंदर सामान तो देते नहीं। क्या हवा नहीं भरने पर वो कुरकुरे खाने लायक रहेंगे? कतई नहीं। हवा इसलिए जरूरी है वो क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और वो नाइट्रोजन किस लिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ताकि जो कुरकुरे अपन खा रहे हैं वो क्रिस्पी रहें। तो विकृत गंधिता, जब भी कोई खाद्य पदार्थ है, किसे कहेंगे, जब खाद्य पदार्थ नमी या आर्द्रता के संपर्क में आते हैं, जब खाद्य पदार्थ नमी या आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो वो कुछ समय पश्चात गंध मारने शुरू कर देते हैं। फिर से, खाद्य पदार्थ जब नमी या आर्द्रता या अपन ऑक्सीजन कह लें इनके संपर्क में आते हैं तो वो गंध मारना शुरू कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, तो विकृत गंधिता से बचने के लिए या तो किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का। किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, या शीतलन, शीतलन का प्रयोग फ्रीज में। जैसे अपन टमाटर वगैरह कुछ भी सब्जियां वगैरह लाते हैं तो उसको किस में रखते हैं, फ्रीज में। क्यों? ताकि वो कई दिनों तक खराब नहीं हो।
इसके अलावा शीतलन के अलावा और क्या किया जाता है ताकि वो चीज़ें खराब नहीं हो, बहुत दिनों तक पड़ी रहें? तो इसके लिए अपन जो वायुरोधी बर्तन होते हैं, ऐसे बर्तन जिसमें वायु का प्रवेश नहीं होता है, उसका भी अपन प्रयोग करते हैं। फिर से कुरकुरे के अंदर हवा भरना मजबूरी है, जैसे तुम्हारे कुरकुरे खाना मजबूरी है, वैसे ही कुरकुरे के अंदर हवा भरना भी मजबूरी है। अगर कुरकुरे के अंदर हवा नहीं भरी जाएगी तो वो गंध मारना शुरू कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर ही खराब हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए उसके अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जब भी कोई खाद्य पदार्थ नमी आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो वो गंध मारना शुरू कर देते हैं, इसको कहते हैं विकृत गंधिता। और इससे बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, शीतलन का, वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। एक और घर की बात है, संक्षारण। अमूमन देखा होगा जैसे कोई धातु की चीज़ लाते हैं, जैसे चांदी वगैरह भी लाते हैं, तो कुछ समय पश्चात काली पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे घर में लोहा लाया तो लोहा जंग मारा, बहुत जल्दी उसके जंग लग जाती है। उसके पीछे का कारण है संक्षारण। जब भी धातु वायु के संपर्क में आती है, जब भी धातुएं वायु के संपर्क में आती हैं तो उसके ऊपर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है, उसको कहते हैं संक्षारण। जब भी धातुएं वायु के संपर्क में आती हैं तो उसके ऊपर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है, जिसको अपन संक्षारण कहते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, यशद लेपन। धातु के ऊपर जो पतली परत चढ़ाई जाती है उसको अपन यशद लेपन। इसके अलावा और क्या उपाय हैं कि वो चीज़ खराब नहीं होगी, पेंट अपन करते हैं, कलर। जैसे ही कोई लोहे की चीज़ लाई तुरंत उसके कलर कर लिया, क्यों, ताकि उसके जंग नहीं लगे। तो ये था अपने विकृत गंधिता और संक्षारण। एक बार फिर से अपना चैप्टर कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट। बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें बाकी भी रही होगी, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसको अपन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से लिखा जाता है, जिसको अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक शब्द लिया मैंने, अभिकारक, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको कहेंगे अभिकारक। और अभिकारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उसको अपन उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद अपन ने उनके द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, यानी कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट होते हैं। परमाणु की संख्या भी समान रहती है, उनको संतुलित करने के लिए चोन का नियम। इसके अलावा अपन ने देखा कि इनको लिखने के लिए बीच में तीर का निशान लिखते हैं, एक तरफ अभिकारक लिखते हैं, दूसरी तरफ उत्पाद लिख लेंगे। और क्या देखा है चैप्टर में, उसके बाद अपन ने देखा रासायनिक समीकरणों के प्रकार। सबसे पहला देखा अपन ने संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अभिकारक आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे। उदाहरण के लिए अपन ने चाहे मैग्नीशियम का उदाहरण ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो, चाहे जल का निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अपन कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रिया जो अपन ने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें संयोजन अभिक्रिया में अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। फिर उसमें अपन ने देखा था कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपन कहते हैं कि श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर अपन ने देखा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब अभिकारक टूट करके नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया में अपन ने प्रकार देखे थे, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। विद्युत के माध्यम से अगर अपघटन हो रहा है तो विद्युत अपघटन, प्रकाश के माध्यम से अपघटन हो रहा है तो प्रकाशीय अपघटन। वियोजन एक ही शब्द है।
उसके बाद अपन ने देखा, और अपघटन अभिक्रिया के अंदर अपन ने जो देखा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी अपघटन करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊष्मा की, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा भी नष्ट होती है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, और संयोजन कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसके बाद में अपन ने देखा था विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील की जगह ले लेता है, और द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, तू मेरी जगह मैं तेरी जगह चला जाता हूँ, इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद लास्ट में अपन ने देखा था उपचयन और अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ती है, हाइड्रोजन कम हो जाएगी, अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। फिर अपन ने देखा कि कुरकुरे में गैस क्यों बढ़ते हैं, विकृत गंधिता की वजह से बढ़ते हैं। हवा इसलिए भरी जाती है ताकि वो चीज़ें जल्दी से नष्ट नहीं हो। तो विकृत गंधिता क्या है, जब भी खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो गंध मारना शुरू कर देते हैं, और इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए शीतलन है, जैसे फ्रिज के अंदर रखना, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग है। फिर अपन ने संक्षारण देखा, संक्षारण में क्या होता है, जब भी धातुएं बाह्य वातावरण के संपर्क में आती है, आर्द्रता और इनके संपर्क में आती है, तो वो उनके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, तो इससे बचने के लिए या तो यशद लेपन कर लो, ऊपर परत चढ़ा लो, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो उसके अलावा अपन पेंट कर लेते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।